हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो डे बाय डे क्लासेस। तो दोस्तों, आज फिर हम साइंस का क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 13 में वही वाला जो हमने कल पढ़ा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 4 होगी। ठीक है, ये वीडियो पार्ट नंबर 4 होगी। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था विद्युत मोटर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आज हम पढ़ेंगे विद्युत जनरेटर या जनरेटर। जनरेटर सारे लोग जानते होंगे, आज उसके बारे में पढ़ने मस्त से एकदम। ठीक है, और उसमें यूज होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कौन से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये देख लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसकी हम परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा इसकी देखते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में, हमने मान लिया, इसने कहा कि किसी चालक में, हमने मान लिया एक तार हो गया। ठीक है, किसी चालक में परावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, हमने चालक ले लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे परावर्ती चुंबकीय क्षेत्र हमेशा चेंज होते। परावर्ती के मतलब हमेशा परिवर्तित रहे। चुंबकीय क्षेत्र जो हमेशा परिवर्तित होते रहता है, वह चुंबकीय क्षेत्र जब हम इस के पास लेके आएंगे, उसमें जो ये तार होगा, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होने लगेगी। ठीक है, कि हमने कोई तार लिया, इसके पास खूब तेजी से ऐसे चुंबक हमने इधर उधर किया, तो वो जब हम करेंगे तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे हमें चुंबकीय मतलब किसी धारावाही चालक के पास परावर्ती चुंबकीय क्षेत्र लाने पर इस चालक तार में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इन्होंने ये कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में माइकल फैराडे ने की थी। फैराडे है ये, फैराडे ऐसे लिखा जाएगा, माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, माइकल फैराडे ने की थी और 1831 में। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे क्या है। ये चीज समझ में जाए, अभी हम एक अच्छे से समझ लेंगे ना, तो ये पूरा दिमाग में आ जाएगा। अभी चिंता ना करिए आप लोग। फिर यहाँ पे लिखा है कि फैराडे ने बताया कि किसी गतिशील परावर्ती चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। फैराडे ने यह बताया कि किस प्रकार एक परावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक परिवर्तित मतलब हमेशा चेंज रहने वाला चुंबकीय क्षेत्र रहे, ठीक है, उससे कैसे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में फैराडे ने पूरा नियम दिया, अपना उन्होंने पूरा सिद्धांत दिया। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ये हमने जान लिया कि आखिर होता क्या है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमने हमेशा चेंज होने वाले, हमेशा बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र को लेना है, उसको किसी कुंडली या तार के पास रखना है। ठीक है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव, बार बार चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव की वजह से उस चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी। इन्होंने ये बताया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर से जरूर पढ़ें, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है,
चलते हैं आगे। आगे देखते क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की का परीक्षण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, हमने एक बेलन पे हमने एक कुंडली लपेटी, ठीक है। इस कुंडली के तार को हमने ऐड कर दिया एक धारा मापी यंत्र से, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, जिसका सिंबल G से इसे प्रदर्शित करते हैं। हमने इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉइंट 0 है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। और फिर इसके बाद से यहाँ से हमने प्रबल चुंबक, प्रबल चुंबक का मतलब वो कि जो चुंबक में जिसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक हो, ठीक है। हमने प्रबल चुंबक को जब इधर गुजारा, इधर उधर किया, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो विक्षेपित होने लगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होने लगी। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि अगर हम किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र को बदलें, ठीक है, हम किसी कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र को, किसी चुंबक को लाके उसे चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा बदलते रहे, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसका परीक्षण है ये। जब गैल्वेनोमीटर, माना ये गैल्वेनोमीटर है ऐसे गोल सा, ठीक है, जब ये बीच में रहेगा तो 0, फिर इधर भी ऐसे संख्या बढ़ती हुई आएगी और इधर भी संख्या बढ़ती हुई आएगी, ठीक है। अगर इधर सुई विक्षेपित होगी तब भी ये समझ लेना है कि इस वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इधर भी विक्षेपित होती है फिर भी स्पष्ट है कि इसमें, उस चालक तार में जिससे वो जुड़ा हुआ है इस कुंडली में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इन्होंने बस इतना ही इसका परीक्षण है। आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपाय, ठीक है। कुंडली हमने अभी बताया, कुंडली ऐसे ही है, कुंडली, ठीक है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के कितने उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला उपाय इन्होंने क्या बताया है, ये देखते हैं। कुंडली को स्थिर रखकर, कुंडली को हमने स्थिर रख दिया, इसे हिलाना ही नहीं है, सीधा सा मतलब स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र में गति करा दें। चुंबकीय क्षेत्र की गति का क्या मतलब है कि हमने कोई चुंबक लिया और उसे काफी तेजी से इधर उधर करने लगे, आगे पीछे करने लगे, उसका चुंबक के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी तो उसका चलेगा, तो वो भी मूव होगा। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है। इसको हमने जोड़ा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। इसके यहां से हम ऐसे मूव करा रहे हैं, यानी इसको, यानी कि एक चुंबक, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो ऐसे एक तरीका है, यहाँ पे इसकी सुई विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर, ठीक है, कुंडली को स्थिर रखकर किसी चुंबकीय क्षेत्र को गति कराकर, और फिर उसके बाद कुंडली के चारों ओर कुंडली भी स्थित कर दिया, ठीक है। हमने कुंडली एक स्थित किया ऐसे ऐसी, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करके उसको हमेशा चेंज करते रहे, दूसरा ये तरीका है। अब देखते हैं कि हमने अभी बहुत सुना ना कि ये धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, जिसे जी से, इसके ऊपर जब गैल्वेनोमीटर होता है उसके ऊपर जी लिखा होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की यही सिंबल है। ये कोई ऐसे मीटर या एमीटर नहीं होता या वोल्ट मीटर नहीं होता, ये केवल विद्युत धारा, किसी तार में विद्युत धारा है या नहीं है इसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और चलते हैं देखते हैं धारा मापी क्या है, ठीक है। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अभी हमने बताया कि किसी तार में विद्युत धारा है, प्रवाहित हो रही है या नहीं है, इसको ये तुरंत पहचान लेता है। अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी
तो ये ऐसे कांटा इसका जब नॉर्मली होगा, किसी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसका कांटा हमेशा बीच में होता है। लेकिन अगर उस परिपथ में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसका कांटा बीच से हटके इधर पर विस्थापित होगा, इधर विस्थापित, यानी कि वो अपनी 0 पॉइंट से हटके 1 2 3 1 2 3 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलते हैं आगे। हमने यहां तक देखा था, यदि परिपथ में धारा शून्य है तो धारा मापी की सुई बीच में रहती है, परंतु यदि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो यह दाईं अथवा बाईं ओर विक्षेपित होती है और सुई की विक्षेपित होने की दिशा, ठीक है, सुई के विक्षेपित होने की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अब ये भी बात ठीक ही है। ठीक है, अभी मान लो ये, ठीक है, हमने इसको जोड़ दिया किसी परिपथ से, यहाँ पे खाली जगह है थोड़ी सी, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया, इसको हमने जोड़ दिया किसी परिपथ से। ठीक है, अब मान लो अगर हमने यहाँ से गैल्वेनोमीटर को हटा के यहाँ पे सेल ऐड कर दिया, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे ये सारी चीजें, हमने कोई एक परिपथ बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें सेल ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया। ठीक है, कि ये कुंजी है, चाबी, या फिर की ही है, समझ लो। ठीक है, अब देखो प्लस इधर है, इधर माइनस है। ठीक है, धारा हमेशा इधर से जाएगी। ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर कोई एक दिशा होगी कि वो किस तरफ विस्थापित होगा, या फिर ये दाएं तरफ हो सकता है या फिर बाएं तरफ। लेकिन अगर हम इसी सेल की पोजीशन को बदल दें, इसको हमने छोटा कर दिया और इस वाले को बड़ा कर दिया, इधर प्लस कर दिया, तो धारा इस तरफ जाएगी, तब भी इसकी सुई में विक्षेप किसी एक दिशा में होगा, चाहे दाईं में होगा या फिर बाईं में होगा। ये बताने की कोशिश यहाँ पे इन्होंने की है। आसान है, कुछ भी नहीं है, समझो, पढ़ो, बस ध्यान से एक बार पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें उतनी कठिन नहीं है, आराम से इजली समझ में आ जाएंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। हमने धारा मापी पढ़ लिया। ठीक है, धारा मापी और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसका फिगर देखो, ऐसे होता है। ये फिलहाल डीसी है, डीसी है। ठीक है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। इधर से हम तार जोड़ देते हैं, अगर हमने उसमें कोई भी बैटरी ना लगाई हो। जैसे माना हमने यहाँ से ऐड किया, यहाँ पे हमने कोई बैटरी ही नहीं लगाई, ले जाके इधर से कोई यहाँ पे ये सुई हमेशा 0 पे ही रहेगी, यहाँ पे 0 10 20 30 लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे बैटरी ऐड की, हमने यहाँ पे बैटरी भी ऐड कर दी, की भी ऐड कर दी, अब इस पे भी स्थापन होने लग जाएगा, ये इधर आएगा या इधर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलते देखते हैं माइकल फैराडे को। इनका जन्म 1791 में और इनकी मृत्यु 1867 में। ठीक है, ये चीजें याद रख लेना, कभी कभी हो सकता है पूछा जाए, ये जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। एग्जामिनर वालों का कोई भरोसा नहीं है कि पूछ ले। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं। माइकल फैराडे एक औद्योगिक भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। ठीक है, अपने जीवन के आरंभिक काल में इन्होंने जिद्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। जिद्दसाजी शायद किताबों की दुकानों में कोई काम करने वाला है यहाँ पे,
फिर लिखा है फैराडे जिद्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्होंने रॉयल इंडस्ट्री के वैज्ञानिक सर हेम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यानों की नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंडस्ट्री में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें मानद उपाधियां प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु इन्होंने इस प्रकार के सम्मानों को ठुकरा दिया। अजीब है भाई। ये इंसान तो काफी अच्छा रहा होगा। फिर इसी बात से पता चल रहा है कि इन्हें अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें मानद उपाधियां प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक है, कि कोई आपको उपाधि कोई दे रहा है कि आप ये हो या वो हो, और सामने से कोई मना कर दे। आज के जमाने में तो शायद ढूंढने पे ही मिलेगा ऐसा इंसान। तो देवता इंसान थे। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, ठुकरा दिया। फैराडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। यानी कि मतलब इन्हें कि नहीं अवार्ड मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं, इन्हें अपने काम से प्यार था। और मैं यही बोलता हूँ कि बच्चों आपको भी अपने ही काम से प्यार होना चाहिए। आपका काम क्या है? पढ़ाई। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़ो फैराडे की तरह। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट थे, कब के निपट चुके, यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन अब इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे नियम ही दे दिए हैं कि सारे लोग पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा, आप पढ़ रहे हो, फिर आने वाले लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद बहुत ज्यादा पंचायत हो गई। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे अभी आपको समझ जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, हमने एक कुंडली ले ली। ठीक है, क्या किया हमने? एक कुंडली ले ली और उसी बेलन पर, जिस बेलन पर पहली कुंडली थी, उसी बेलन पे हम थोड़ा दूर पे एक और कुंडली बना लिया हमने। कुंडली का मतलब क्या है? कॉपर की वायरों की ऐसे ऐसे लपेटा गया हो। ठीक है, ये कॉपर के वायर की कुंडली है, इधर भी वही है प्रक्रम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। फिर हमने यहाँ पे सेल को ऐड करके इसको हमने कर दिया। ठीक है, इस वजह से कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। हमने इसमें ये पहली वाली कुंडली में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, लेकिन परिवर्ती धारा प्रवाहित की कि कभी 20 वोल्ट, कभी 18 वोल्ट, कभी 50, कभी 80, कभी 100, ऐसे मतलब परिवर्ती। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इतना वोल्ट दिया, तो हमने इसीलिए इसको नाम दिया है परावर्ती। ठीक है, हमने इसमें हमेशा चेंज रहने वाले, हमेशा जिसका मान चेंज, ऐसी विद्युत धारा हमने प्रवाहित की। तो हमने देखा कि जब इसमें हमने इसकी विद्युत धारा के मान में हमने परिवर्तन किया, ये जो इसके बगल में थे हमने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी कुंडली में, ठीक है, अगर हम किसी कुंडली में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी विद्युत प्रेरण मतलब विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। ठीक है, हम अगर पहली वाली कुंडली में विद्युत धारा परावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी, दूसरी कुंडली के गैल्वेनोमीटर में भी विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम पहली वाली कुंडली में विद्युत धारा परावर्ती विद्युत धारा अगर प्रवाहित करें तो उसके पास रखी दूसरी जो कुंडली होगी उसमें भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, ये हमें समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे देखते हैं क्या है।
फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब तक हमने कल पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेकिन अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये वाला। इसमें कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने यही बात कही है कि इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ का, दाएं मतलब दाहिना, दाहिना हाथ ये है, ठीक है। अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, इन तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है। ये इधर 90 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री, ठीक है। ये लंबवत हो गई, हमने लंबवत रख लिया। तो फिर बोल रहे हैं तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तो ये चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। हमने इतनी बात पढ़ी कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, तो ये बल की दिशा होगी। बस इतना सा ही है, बहुत आसान है। आप 2 बार पढ़ना, लिख के पढ़ना, याद, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये है तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये है मध्यमा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ये है चालक की गति की दिशा। बस इसमें 3 ही चीज ही है, ठीक है। हमें समझ में आया फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसे याद कर लो। अभी आगे मिलेगा, ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत जनित्र क्या है। हमने कहा था ना कि आज हम जनरेटर पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में वीडियो के, तो हाँ, आ गया है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनित्र या जनरेटर या फिर डायनमो, तीनों बातें एक ही हैं। डायनमो बोलो, जनित्र बोलो या फिर जनरेटर बोलो, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो, तो हम इसे जनरेटर या जनित्र दोनों में से ही एक ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर कहलाता है। सीधा सा है, बहुत आसान, ठीक है। ये समझ में आ गया कि अच्छा, ये यांत्रिक ऊर्जा का मतलब घूर्णन, मतलब हमेशा घूमना। जैसे कोई चीज है ना, अब आप मोटर देखते हो तो ऐसे ऐसे हमेशा गोल गोल घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, उसी की बात, उसी को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, जो घूमता है ऐसे लगातार, ठीक है। तो हम इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में सबसे पहला है कि प्रबल अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक वो होते हैं कि जो ऐसे मतलब नेचुरल वाले होते हैं कि अस्थाई है, ठीक है। हमने 2 चुंबक ले लिया, अस्थाई चुंबक लिया, एक का ध्रुव N है, दूसरे का S है, इन्हें हमने फिक्स कर दिया, अस्थाई चुंबक को अस्थाई कर दिया, ठीक है। आयताकार कुंडली हमने ले ली, ABCD आयताकार कुंडली है। फिर सर्पी वलय, अभी हमने जब वो पढ़ा था तो हमने विभक्त वलय मिला था, ठीक है। विभक्त वलय क्या था कि ऐसे ये उसका धुरी थी, धुरी के ऐसे उसने एक ही जगहों पे था, ठीक है, ये एक ही जगह से जुड़ा हुआ था, सर्पी वलय। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 2 वलय मिलते हैं, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए, 2 है ना। तो इसमें 2 सर्पी वलय होते हैं, ब्रुश इधर उधर लगे होते हैं, और विद्युत धारा मापी यंत्र ये लगे, ठीक है। हमने ये प्रक्रम केवल टेस्ट करने के लिए। अब क्या करेंगे कि हमने 2 प्रबल चुंबक लिया, एक हमने कुंडली ली, आयताकार कुंडली ली, और इसे इस प्रकार से ऐड कर दिया, एक तार इधर से, एक तार इधर से। अब हम करते क्या है, इस धुरी को नचाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र, ये 2 चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र जाहिर सी बात उत्पन्न होगा। ये
तार की कुंडली है, ठीक है। अब हम इसे घुमाएंगे, ठीक है, हम इसे घुमा रहे हैं। जैसे ही हम इसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, ये ए बी सी डी सी डी ऐसे होते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, गोल गोल घूमेगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप होने लगेगा, ठीक है। अगर इसमें विक्षेप होने लगा तो सीधा सा यही तो है इसमें कि हमने यांत्रिक ऊर्जा दी, यानी कि गोल गोल घुमाया, तो हमें क्या मिला, विद्युत ऊर्जा मिली, सॉरी यहाँ पे हमें विद्युत ऊर्जा मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको घुमाया गोल गोल और हमें मिला क्या, हमें मिल गया विद्युत ऊर्जा गैल्वेनोमीटर में विस्थापन। और आज के समय पे ना आप किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी फंक्शन में चले जाओ, वहां पे जनरेटर तो आना फिक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरेटर की जरूरत ही इतनी है। क्योंकि अभी शादी होते हैं ना, गांव में शादी होते हैं या फिर बर्थडे प्रोग्राम कहीं भी होता है, तो छोटा सा ही जनरेटर जाएगा, लेकिन जाएगा। और उसका काम क्या होता है, इंजन से वो एडेड होता है, वो एक ऐसे इंजन होगा जो गोल गोल घूमने का केवल काम होता है, उसमें उसे ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद वो यही वाला प्रोसेस काम करता है और फिर उसके बाद लाइट देता है, और पूरी लाइट की करेक्शन हमने जोड़ देनी है उसमें, ठीक है। यहाँ तक इसमें है। फिर उसके बाद चलते हैं, देखते हैं आगे इसमें आगे क्या है। हमें इसका कार्य पता चला ना कि दो हमने चुंबक लिया, एक आयताकार कुंडली ली, फिर यहाँ पे दो वलय है, और वो भी वलय कौन से है, एक बात ये भी याद रखना, सर्पी वलय है, ठीक है। ब्रुसेस उसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। हाँ, विद्युत जनित्र के सिद्धांत देखते हैं क्या है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को यांत्रिक गति प्रदान करके किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने भी वही बात बताई है कि हमने दो चुंबक ले लिया, यन और ये यस, हमने यहाँ पे एक चौकोर, ठीक है, हमने इतना लिया। इन्होंने कहा कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को, चालक ये है एबीसीडी, एबीसीडी ये चालक है, ठीक है। इन्होंने चालक नाम दिया है, हम इसको आयताकार कुंडली नाम दे रहे हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। हमने क्या किया कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके इसको हम नचा रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा का ही काम कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करके किया जाता है। इसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने भी पढ़ा था कि अगर हम कोई ऐसे कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे भी आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली का मतलब चरकोन पे वो लपेटी होगी। इसके आसपास अगर हम कोई चुंबक ऐसे घुमाते हैं तेजी से, काफी मोमेंट में, तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो सेम सो यहीं पे भी है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने चुंबक को फिक्स कर दिया, हमने चुंबक को फिक्स किया और हमने कुंडली को नचाना था, तो हमने ये कर दिया। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर है। एक आयताकार कुंडली एबीसीडी, अभी हमने फिगर में देखी, को अस्थायी चुंबक के बीच में रखकर घूर्णन गत होती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा, जस्ट पढ़ा, विद्युत जनित्र फ्रेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित। ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है। जब मेरा हाई स्कूल का पेपर था तो शायद ये आया था, ठीक है, 2016 में। विद्युत जनित्र किसके नियम पर आधारित है, तो हमसे ऐसे 1 नंबर के सवाल पूछ सकता है ऑप्शनल में। तो हमें जवाब क्या देना है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और क्या 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 है इसमें, क्या क्या। हाँ, विद्युत जनित्र के प्रकार, हाँ ये चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी रट लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत जनित्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, जो अल्टरनेटिव करंट को देता है, ठीक है। इसको हमने नाम देना है एसी करंट, ठीक है, एसी करंट का CUR, ठीक है, एसी करंट जो एसी करंट को देता है। हम एसी डीसी करंट तो विद्युत वाला चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें ही होगा एसी डीसी करंट। तो आप लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सबको पता ही होगा कि एसी और डीसी करंट होता क्या है। तो इसी के बेस पे इसे अलग किया गया है कि जो एसी करंट को प्रोवाइड करता है, प्रत्यावर्ती धारा को करता है, वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा, जनरेटर होगा। और जो डीसी करंट को मतलब उत्पन्न करेगा, दृष्ट धारा को जो उत्पन्न करेगा वो डीसी करंट होगा। तो सीधी सी परिभाषा यहाँ पे है, ऐसी धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ऐसी धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखें थोड़ा सा ना, इसका ग्राफ ऐसे होता है। प्रत्यावर्ती मतलब अपना ये जो आवर्त है ना, इसे अपना वो चेंज कर लेती, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस हिसाब से काम करती है। तो एक समय होगा जो निश्चित समय होगा, समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो अभी तक ऊपर चल रही थी, ये पॉजिटिव होता है, हमें पता है। अगर ये XH या YH जो भी होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं ना, ये X होता है, ये YH, तो ये माइनस की तरफ होता है, इंडिकेट करता है, ये प्लस की ओर करता है, ठीक है। तो ये आधे समय के लिए ऊपर की तरफ होता है, मतलब प्लस में होता है, और आधे टाइम नीचे होता है, ठीक है। ये होता है, ऐसे होता है इसका। तेने में परिवर्तन कर लेते हैं तो इसे प्रत्यावर्ती धारा, इसी वजह से इसका नाम प्रत्यावर्ती है। अब है दृष्ट धारा जनित्र। दृष्ट धारा जनित्र ऐसे विद्युत धारा जिसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसकी अगर हम ग्राफ खींचे तो ऐसे सीधी सी लाइन, इसमें जिग जैग वगैरह नहीं होता, ऐसे सीधा होता है। इसे इसीलिए तो इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट का क्या मतलब है? एकदम बिल्कुल सीधा, ठीक है, ऐसे होता है। इसका ग्राफ ऐसे बिल्कुल सीधा सा होता है। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को दृष्ट धारा जनित्र कहते हैं। आपको बात ये समझ में आई होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और इसका उदाहरण है सेल, बैटरी वाला सेल जो घड़ी में लगता है, या फिर जिनके घरों में सेल वाली रेडियो होगी, बड़ा सा ऐसे आता था, निप्पो का, हाँ निप्पो कंपनी की, वो सारे, तो फिर वो सारे सेल जो होते हैं, या फिर आज के जो बैटरीज आते हैं बंद वाले, ठीक है, वो सारी जो होते हैं वो सेल होते हैं। इनमें डीसी करंट होता है और ये जल्दी से डाउन हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जनरेटर से उत्पन्न, या फिर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक का करंट जो सप्लाई होता है, जिससे हम वायरिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर से जो आती है बेसिकली, वो वाली होती है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। या फिर जनरेटर से जो उत्पन्न करते हैं, जनरेटर में भी यही वाली एसी लाइट ही होती है। और फिर उसके बाद कहीं कहीं जो सोलर पैनल होते हैं उनके में भी होती है। और उसके बाद उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करके हम यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर उसके आगे। हमने